तो ठीक है बच्चे, आज हम लोग एक्सरे के बारे में बात करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे को जो डिस्कवर किया था वो रॉन्टजेन ने किया था। ठीक है, ये साइंटिस्ट है रॉन्टजेन जिन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। बाकी जो वेवलेंथ होती है, जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है वो होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और ये पॉइंट्स देखते जाओ। These rays are invisible to eyes। ये जो रेज होती है वो इनविजिबल टू आईज होती है और ये बेसिकली EM वेव्स होती है और इनकी स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में मींस स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अपना EM वेव स्पेक्ट्रम के बारे में, तो देखो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का देखूं, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी किधर है, इधर है। ठीक है, तो पहले होता है सबसे पहले जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है वो रेडियो वेव्स होता है। उसके बाद माइक्रोवेव्स होता है, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्सरे, गामा रेज। ठीक है, तो हम देख के आ रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम देखें तो रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती हुई जाती है। और फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो लैम्डा का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी ऑफ व्हाट, जो मींस पैकेट्स होंगे तो उसकी एनर्जी क्या बढ़ेगी, या फिर पेनिट्रेटिंग पावर के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉरी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे है ना, एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे ये डायग्राम है, इसको तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर होता क्या है कि हाई वोल्टेज है ना, हम हाई वोल्टेज कॉलेज ट्यूब के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हाई वोल्टेज है और इस ट्यूब का जो नाम होता है वो होता है कॉलेज ट्यूब। ठीक है, ये बेसिकली सेटअप है पूरा कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर एक एनोड है, एक कैथोड होती है। ठीक है, और हम करते क्या है, यहाँ कैथोड पर एक फिलामेंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जहां से होता क्या है, इसको हम एक फिलामेंट से कनेक्ट करते हैं जहां से हम इस हीटिंग हमें से हीट करेंगे कैथोड को और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट होता है। तो होगा क्या, एक वेरी हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इस दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाने वाला है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं इलेक्ट्रॉन पर, तो वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करे, फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी ध्यान से देखना, मींस फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर एक एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, हम बेसिकली करते क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेलरेट कराते हैं जो निकल चुका है। ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन से। अब होगा क्या, जब यहाँ से हाईली मींस इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है किससे, टारगेट से। ये जो होता है एनोड पर, ये क्या होता है, टारगेट होता है। जनरली हम जो यूज करते हैं वो टंगस्टन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टंगस्टन। तो यहाँ से कुछ एक्सरेज हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, एक्सरेज। और यहाँ पे देखो ये जो रेडिएटर फिन्स है ये हम इसलिए लगाते हैं कि होगा क्या कि हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो मींस कुछ तो एक्सरेज निकलेंगी और कुछ एनर्जी जो है मींस जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास वो कहाँ जाएगी, टू हीट दी मेटल मींस टारगेट मेटल। और ये टारगेट मेटल हीट होगा बेसिकली, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और मींस ये सब है बॉइलिंग पॉइंट वगैरह बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो कि पता चला एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये खुद ही मेल्ट कर गई। ठीक है, तो हम करते गए कुछ फिन्स वगैरह लगाते हैं, या फिर फैन यूज कर सकते हो, रेडिएटर फिन्स यूज कर सकते हो, और इवन दूसरा सेटअप मींस वाटर की मींस इसमें है ना फिन्स बना सकते हो जिसमें पानी फ्लो होता रहे इसके एनोड के अंदर, जिससे ये ठंडा होता रहे। बेसिकली करना है कि एनोड को अपने को साथ साथ ठंडे भी करते रहना है जिससे कि वो मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो देखो जैसे एक्सरे बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो होती है सॉफ्ट एक्सरे और दूसरी होती है हार्ड एक्सरे। अगर मैं बात करूं सॉफ्ट एक्सरे की, तो एक्सरे की जो वेवलेंथ, सॉफ्ट एक्सरे वो होती है जिनकी वेवलेंथ बेसिकली ज्यादा होती है 4 एंगस्ट्रॉम या फिर उनसे ज्यादा। और अगर मैं हार्ड एक्सरे की बात करूं, हार्ड एक्सरे वो होंगी जिनकी जो वेवलेंथ है वो हार्ड एक्सरे, जैसे ये वाला पार्ट। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, एक्सरे ऑफ लो वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। अगर वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम से छोटी है तो उन्हें हम हार्ड एक्सरे बोलेंगे, और जैसे जैसे लैम्डा छोटा होता जाता है एनर्जी बढ़ती जाती है, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या होती है, बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, इस चीज में शायद तुम लोग को कोई डाउट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज जो सिमिलर होती है लाइट की वो क्या क्या होती है एक्सरे की। तो एक्सरे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेकंड वाला देखो, एक्सरे अंडरगोज मींस रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इवन पोलराइजेशन वगैरह जितनी भी लाइट प्रॉपर्टीज हो कर रही थी वो सब यहाँ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड ऑल दैट सब कुछ ये शो कर रही है। ठीक है, अगर लैम्डा वेवलेंथ की बात करूं कि एक्सरे का जो लैम्डा की रेंज होती है वो क्या होती है, तो ये लाई करता है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में, 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है ये। ठीक है, और देखो जैसे नेक्स्ट पर चलते हैं, तो प्रोड्यूसेस इल्यूमिनेशन आफ्टर फॉलिंग ऑन फ्लोरेसेंट मटेरियल। जैसे फ्लोरेसेंट मटेरियल्स होते हैं, अगर उनके ऊपर हम एक्सरे गिराएं तो वो क्या होगा, मींस इल्यूमिनेट करते हैं। ठीक है, रोशनी चमकते हैं वो। और नेक्स्ट वाला, एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज इंपॉर्टेंट है और अपने को ध्यान रखनी होती है कि जो एक्सरे होती है मींस उनके पास बेसिकली कोई इलेक्ट्रॉन मींस कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे सिमिलर टू कैथोड रेज, है ना। कैथोड रेज से क्या सिमिलर होती है, तो देखो एक्सरे आयनाइज द गैसेज थ्रू विच दीज पासेज, है ना, मींस किसी गैस से अगर ये पास करती है तो उसको क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, है ना, दीज आर वेरी एक्टिव एंड मे इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। वेरी एक्टिव होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकती है मेटल से। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एक्सरे इज इंजूरियस टू ह्यूमन बॉडी, है ना। हम बहुत ज्यादा देर तक अगर मींस एक्सरे के कांटेक्ट में रहते हैं, है ना, तो ये बेसिकली इंजूरियस होती है। इनसे हमारी जो सेल होती है, बॉडी सेल, वो डेड हो जाती है। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम मींस एक्सरे के उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और इवन ये हेल्पफुल भी होती है हमारे लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे कुछ मेटल सरफेसेस पास हो जाती है मेटल प्लेट से, एंड बात करें तो ह्यूमन फ्लैश, है ना, मास से, तो बेसिकली होता है कि उससे भी पास हो जाती है। तो एक्सरे का जो यूज होता है मींस डे टू डे लाइफ में, तो सबसे अच्छा यूज है जहाँ पे हम जाते हैं अपना एक्सरे निकलवाने। तो वहाँ होता क्या है, जो एक्सरे होती है वो बॉडी के जो फ्लैश है ना, उससे तो पास कर जाती है, लेकिन जो बोन्स है उनसे पास नहीं कर पाती। तो स्क्रीन पर हमें बोन्स का मींस दिख जाता, फ्रैक्चर वगैरह जहाँ भी हो रहा होता है। ठीक है, तो वहां पर ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो एक्सरे के स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मुझे दो तरह का, देखो ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का मैंने, है ना, मींस ग्राफ बना रखा है। थोड़ा सा इसको समझते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सरे स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो देखो कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, अपना एक टारगेट इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ। ये जो हाईली एसेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है, हाईली एसेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। हाईली एसेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये होगा क्या, जब ये मेटल के मीन से एटम के अंदर जाता है तो होगा क्या, ये डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अपने पाथ से क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। और जब ये डिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ से एनर्जी रेडिएट होती है, और जो एनर्जी रेडिएट होती है वो इन टर्म्स ऑफ हमें एक्सरेज देखने को मिलती है। ठीक है, जो एनर्जी रेडिएट होती है वो हमें इन टर्म्स ऑफ एक्सरेज
देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सरेज हमें देखने को मिलती है इस तरह में, ठीक है, तो इन एक्सरेज को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन interact an atom of the target it loses a part of energy and this lost energy is obtained in the form of X-ray photons। ठीक है, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ mv स्क्वायर दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, मीन्स ये कैसे हुई कि भाई ये वेलोसिटी किसकी होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन था, और ये किससे प्रोवाइड कराई हमने, बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, E इंटू वी के बराबर होगा। और यहाँ पर मैं देखूं तो जो ये क्या है, H इंटू न्यू मीन्स एनर्जी ऑफ दी एक्सरे फोटोन्स। ठीक है, मैक्सिमम वाला केस है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के ऊपर। ठीक है, सेकंड टाइप का होता है। देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि जैसे मैं टारगेट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मेरा आ रहा है एटम के अंदर, तो मोस्टली तो ये होगा कि मीन्स वो डेविएट करेगा अपने पाथ से, और मीन्स जो उसकी एनर्जी रेडिएट होगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्सरे हो रही थी। ठीक है, और हमने उसको अभी तक बोल दिया था कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। लेकिन समटाइम इट हैपन्स कि एक टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली कोलाइड कर जाए और उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, उस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली वो बाहर कर दे। ठीक है, तो देखो जैसे ये टारगेट इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर ये टकरा के इधर निकल आया और जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उसको उसने निकाल के जस्ट बाहर फेंक दिया। इन दैट केस हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो वही उसी का डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब उस वैकेंसी को भरेगा कौन, जो बाकी इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो इनको क्या करते हैं, फिल करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे है ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्सरे की कब देखने को मिलेगी, वो तब देखने को मिलेगी कि अगर इनके सोचो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन टकराए और उसने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी अगर वो लॉस कर दे कोलिजन में। ठीक है, तो तभी मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी का एक एक्सरेज देखने को मिलेगी कि पूरी की पूरी जो एनर्जी थी टारगेट इलेक्ट्रॉन की वो कहाँ पर पहुंच जाए, उस एक्सरेज में पहुंच जाए, एक्सरे फोटोन में देखने को मिल जाए। तो मैंने कहा कि एच न्यू मैक्स किसके बराबर हो जाना चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई इंटू वी मीन्स अप्लाइड पोटेंशियल। जो वी है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है और ई क्या है, चार्ज। मीन्स बेसिकली ये क्या, वर्क डन बाई बैटरी है, वर्क डन बाई बैटरी। और ये किसके बराबर था, जस्ट इक्वल टू एनर्जी ऑफ दी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको एनर्जी मिली कहां से थी, हमने एक्सटर्नल जो वर्क डन कराया बैटरी से वहीं से तो मिली थी। देखो ऊपर रिलेशन में लिखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर, ई इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, तो जस्ट ये रिलेटेड वहां से है। तो मैं कह सकता हूँ एच न्यू मैक्स मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ये किसके बराबर, जस्ट ई इंटू वी के बराबर मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये मैं केस कंसीडर करके चल रहा हूँ जब वो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरी की पूरी एनर्जी को अपनी लॉस कर देता है ना सिंगल कोलिजन विद द टारगेट एटम। तो यहाँ पर देखो जो न्यू मैक्स निकल आता है वो निकल आता है ईवी अपॉन एच के बराबर, किसके बराबर निकल आता है, ईवी अपॉन एच के बराबर निकल आता है। अब मैं बात करता हूँ मिनिमम वेवलेंथ। अगर देखो एनर्जी मैक्सिमम थी उसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाल ली है, और अगर मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर मैंने यहाँ पर निकाल ली है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वेवलेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, तो उसी के बारे में बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूँ कि मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सरे मीन्स हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है लैम्डा मिनिमम, है ना, ये क्या होता है, सी अपॉन न्यू मैक्सिमम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने न्यू मैक्सिमम की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है मीन्स फॉर्मूले वो यहाँ पर पुट कर दी, तो ये हो गया एच सी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम जो निकल आएगा वो निकल आएगा, जैसे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एस सी वगैरह की, ये निकल आएगा 12,400 डिवाइडेड बाई वी, 12,400 डिवाइडेड बाई वी
एम स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है देखने वाली, वो ये है कि जो मिनिमम वेवलेंथ है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का स्पेक्ट्रम है। बेसिकली होगा क्या, देखो जैसे मैंने भी बात कर रहा था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में कि कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है और वो टक्कर करता है किसी इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली और उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं बात करूँ शेल की तो सबसे इनर सेल कौन सी होती है, के शेल होती है, फिर एल सेल होती है, फिर एम सेल होती है, फिर एन सेल, फिर ओ सेल एंड सो ऑन। तो अब होगा क्या कि जैसे के सेल में फॉर एग्जांपल वैकेंसी क्रिएट हुई, तो अब जो ऊपर वाला है मींस एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो कूद के आ सकता है, या फिर एम सेल का इलेक्ट्रॉन कूद के आ सकता है, या फिर एन सेल का इलेक्ट्रॉन कूद के आ सकता है, या फिर ओ सेल का इलेक्ट्रॉन कूद के आ सकता है, ठीक है। तो मींस उस वैकेंसी को फिल करने के लिए तो होगा क्या, मींस जब अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो एल सेल से कूदता है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ के अल्फा से, क्या बोलूंगा उसको, के अल्फा। इन द सेम वे अगर एम सेल से कूदता है तो उसको मैं के बीटा बोलता हूँ। और अगर इन द सेम वे देखो ऊपर चलते हैं कि एल में वैकेंसी क्रिएट हुई और एम से इलेक्ट्रॉन कूद के अगर आएगा तो मैं उसको बोलूंगा एल अल्फा, ठीक है। और अगर एम से एन से आएगा एल में तो उसको बोलूंगा एल बीटा इन द सेम वे। और ऊपर चलते हैं कि एम से एम में वैकेंसी क्रिएट हुई और एन से इलेक्ट्रॉन आके उसको फिल कर रहा है, इसको मैं बोलूंगा एम अल्फा। और उसके ऊपर ओ से अगर आके एम को फिल कर रहा है तो उसको बोलूंगा एम बीटा, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम्स होते हैं। और अगर मैं मोज़लेस लॉ की बात करूं तो देखो इन्होंने 1913 में कंक्लूड किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और इन्होंने कंक्लूड किया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड माइनस वी के, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड वी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इन्होंने, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है के टाइम्स ऑफ जेड माइनस वी, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, ये बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और के और बी ये कांस्टेंट्स हैं फॉर अ गिवन ट्रांजिशन। और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये देखा कि फॉर के अल्फा सीरीज जो के की वैल्यू थी वो थी √3 RC/4 के बराबर, और बी जो है वो किसके बराबर था, 1 के बराबर था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह हम थोड़ी देर में नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।